सवाल आसान है या जवाब आसान है, चलिए ढूंढते हैं इस 71 नंबर के सवाल के अंदर। सवाल पूछा गया है आपको दिसंबर 2024 सेशन के अंदर, और इसके पहले के 2 पार्ट आ चुके हैं, रिलीज हो चुके हैं। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको जाकर आप जरूर देख लें। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ ग्रुप क्रिएटिविटी इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। ये सवाल एनटीए के इतिहास में पहली बार पूछा गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि सवाल डिफिकल्ट है, सवाल सेम टू सेम आपका पीवाईक्यू बेस्ड थीम पर पूछा गया है। आइए देखते हैं कैसे। ऑप्शंस दिए हैं आपको, क्या जमाना है कि स्टेजेस ऑफ ग्रुप, ठीक है, ग्रुप समूह निर्माण के बारे में अगर आपको बोला जाए तो आपको कौन याद आना चाहिए? आपको याद आना चाहिए टकमैन, ठीक है। टकमैन का निमोनिक क्या है? फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, एनपीए, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्या बन गए आप? यहाँ पर नॉन प्रॉफिटेबल एसेट बन गए। लेकिन यहाँ पर बात किसके बारे में कर रहे हैं? बात कर रहे हैं आपकी क्रिएटिविटी के बारे में, यानी कि यूनिट नंबर 8 का मिलाप कर दिया है किसके साथ? यूनिट नंबर 6 के साथ, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखिए आपको केवल एक चीज आइडेंटिफाई करनी है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। पहला है, बोल रहे हैं यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी कि समूह में मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। दूसरा है आपका यहाँ पर कन्फ्रंटेशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि समस्या पहली बार आपके सामने खड़ी हुई है। तीसरा है आपके सामने यहाँ पर आइडिया फाइंडिंग, या आप जो आइडिया निकाल के लाएंगे, ठीक है, जो उसका निष्कर्ष निकाल कर लाएंगे, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है, जो आपको विचार आएगा। फिर अगला है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में ग्रुप इंटरेक्शन, यानी समूह यहाँ पर इंटरेक्ट करेगा। और अगला बोलेंगे क्या है? अगला है आपका यहाँ पर सोल्यूशन फाइंडिंग, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पर देते हैं आपको एक समस्या कि यहाँ पर आपके पास जो है क्या लगा हुआ है, यहाँ पर आपके पास ये नल लगा हुआ है जिससे पानी आ रहा है, और आपके पास यहाँ पर एक बाल्टी है, और आप लोग हैं यहाँ पर 2 लोग, ठीक है, सेकेंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, ठीक है। और मान के चलिए 4 लोग ले लेते हैं, ग्रुप की हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग 4 लोग यहाँ पर उपलब्ध हैं। अब आपने क्या करना है? इस बाल्टी को आपने केवल, और बाल्टी जो है काफी भारी है, मान के चलिए 60 किलो की बाल्टी है, ठीक है। तो आप लोग इसको जो है किस प्रकार से आप 2 से 4 बार में आपको केवल यहाँ पर आप रख सकते हैं, और यहाँ पर रखेंगे तो आप गेम से बाहर हो जाएंगे। अगर ऐसी चुनौती आपके सामने दी गई है तो आप क्या करेंगे सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर देखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग, सबसे पहले आपके सामने क्या आने वाला है? बहुत ही सिंपल और बेसिक, कन्फ्रंटेशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि आपके सामने क्या है? एक यहाँ पर समस्या है, आपके सामने यहाँ पर एक प्रॉब्लम आन पड़ी है यहाँ पर, ठीक है। ये आपकी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले क्या होगा आपका? प्रॉब्लम से, समस्या से सामना, ठीक है। अगर ये समस्या एग्जिस्ट नहीं करती, अगर ये सवाल होता ही नहीं ऐसा, यानी कि ये आपको जो टेक्निक या जो आपको ट्रिक यहाँ पर बोली है, ये अगर आपको नहीं करनी होती तो आप इसके बारे में विचार ही करेंगे क्यों, ठीक है। तो ये आएगा सबसे पहले कौन सा? सबसे पहले आएगा कि आपके सामने क्या होगी? कन्फ्रंटेशन ऑफ प्रॉब्लम, और इसलिए देखिए सही आंसर क्या है आपका यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4। अब अगले में देखिए क्या करेंगे आप लोग? अगले में आप लोग यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, यानी कि पहला वाला इनसे पूछेगा, तीसरा वाला इनसे पूछेगा, आपस में आप क्या करेंगे? यहाँ पर समूह चिंतन करेंगे कि हम कैसे, या इसको किस प्रकार से पकड़ के हम यहाँ पर रखते हुए इसको आगे यहाँ पर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर समूह चिंतन, और देखिए उसके बाद क्या है? ग्रुप इंटरेक्शन। ग्रुप जो है आपस में बातचीत करेगा, ठीक है, इंटरेक्ट करेगा ग्रुप यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? सेम, ये आप सिंगल भी कर सकते हैं, समूह के साथ भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है, लेकिन आपको एक ऑप्शन से ही आपका जो है यहाँ पर आंसर आ चुका है। उसके बाद क्या आएगा आपको? सबसे लास्ट में आपका आएगा यहाँ पर आइडिया, है ना। आपको यहाँ पर एक आइडिया आएगा, एंड उसके बाद क्या होगा? उस आइडिया के ऊपर आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पर जो सोल्यूशन है उसकी यहाँ पर आप खोज करेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से देखिए यहाँ पर सही आंसर क्या होने वाला है? सही आंसर आपका जो यहाँ पर होने वाला है वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। कुछ नहीं करना था आपको, केवल एक चीज का आपको ध्यान रखना था, और उसके बेस पर आप सवाल को आसान लगा लेंगे, ठीक है। अगर किसी ने केवल ये ढूंढ लिया कि इनमें से सबसे पहले क्या होगा, वो भी 2 मार्क आसानी से लेके चला जाएगा, भले ही उसको आगे का कुछ भी आता हो या ना आता हो। कट ऑफ बढ़ने का कारण यही है। आपको केवल जो कन्फ्रंटेशन ऑफ प्रॉब्लम है, पहली जो आपकी चुनौती होती है, उसको अगर आप सक्सेसफुली पार पा जाएं तो आपके लिए पेपर काफी इजी हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 72 पे हम चले। उससे पहले आप इसको देखिए, ये है आपका निमोनिक पिन्निलवे, ठीक है। ये आपकी किसकी स्टेजेस है? वालास एंड कोगान की, ठीक है। प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन किसकी स्टेजेस होती है आपकी? ये आपकी क्रिएटिविटी की, यानी कि सृजनात्मकता की स्टेजेस होती है। उसी के साथ साथ आपकी सृजनात्मकता के बारे में किसने बताया हुआ है? आपको बताया हुआ है टॉरेंस ने भी, ठीक है। टॉरेंस भी बात करते हैं आपकी क्रिएटिविटी की। इनका जो परीक्षण है उसका नाम क्या है? टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। टीटीसीटी बनाई गई थी। इसी के साथ साथ आप देखिए यहाँ पर मेडनिक जो है, मेंडिक का भी क्या है आपका? रिमोट एसोसिएशन टेस्ट है यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से आप ध्यान रखें। और क्रिएटिविटी के बारे में किसने बात की है? आपके यहाँ पर गिलफर्ड ने भी बात की हुई है। उसी के साथ साथ आपके जो फ्लो वाले मिहाई चिक्सनवी आई हैं, इन्होंने भी क्रिएटिविटी के बारे में बात की है, ठीक है।
तो केवल क्रिएटिविटी एक टॉपिक है, उसके अंदर इतनी सारी थ्योरीज हैं। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रीमियम PYQ कोर्स। अगर आप ये कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी गई हैं, उनको फॉलो करें, फटाफट ज्वाइन करें ताकि आप ऐसे ही वीडियोस देख पाएं 2019 से लेके 2024 तक। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल है सवाल नंबर 72 आपकी यूनिट नंबर सेकंड से। यूनिट नंबर सेकंड को बहुत अच्छा टच किया है, वो देखना है यहाँ पर। द की फीचर्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स इंक्लूड द फॉलोइंग, यानी कि आपका जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, जो आपकी गुणात्मक शोध है, ठीक है, उस गुणात्मक शोध के अंदर आपके पास क्या है, उस गुणात्मक शोध के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं लेकिन कौन सी नहीं है, सवाल में आपसे वो पूछा हुआ है, ठीक है। यानी इनमें से एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा एक नहीं होगा वो आपसे यहां पर पूछ रहे हैं। ऑप्शन देखिए, इट रिस्पेक्ट्स द सब्जेक्टिविटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, इट कंसिडर्स द नेचर ऑफ रियलिटी एज डिटर्मिनिस्टिक, इट प्रोवाइड रिच और थिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिनोमेना, इट व्यूज लैंग्वेज सेंट्रल टू कम्युनिकेशन। अगर आपको थोड़ा बहुत भी गुणात्मक शोध के बारे में आपको मालूम है तो आप इसका आंसर सही से निकाल जाएंगे। अगर आपने हमारे पहले के PYQ सॉल्व देखे हुए हैं तो वहां आपको बताया भी हुआ है कि क्वालिटेटिव के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, और वही यहाँ पर आपका आंसर भी है। ये सवाल भी आपका एक दफे यहाँ पर फिर से अगेन PYQ के बेस पे लिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इट रिस्पेक्ट्स द सब्जेक्टिविटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। और आई होप आपको इतना बेसिक पता होगा कि क्वालिटेटिव के अंदर जब भी हम बात करते हैं तो सब्जेक्टिविटी हमारी यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। ये हमारा आता है इट रिस्पेक्ट्स द सब्जेक्टिविटी ऑफ द पार्टिसिपेंट, तो ये एक पार्टिसिपेंट है, ये एक दूसरा पार्टिसिपेंट है, ये एक तीसरा पार्टिसिपेंट है। इन लोग क्या क्या सोच रहे हैं, ठीक है, इनका अपना अपना अलग सब्जेक्टिव परसेप्शन हो सकता है, ठीक है, इस विषय को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इट रिस्पेक्ट्स द सब्जेक्टिविटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, ओके। अगला देखिए, इट कंसिडर्स द नेचर ऑफ रियलिटी एज डिटर्मिनिस्टिक। आपको केवल अगर इतना मतलब मालूम होता इस वाले शब्द का अर्थ क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक, तो आप इस सवाल को कभी भी गलत नहीं करेंगे। इस सवाल का उत्तर इसी से संबंधित एक और सवाल पूछा गया है आपके इसी पेपर के अंदर, जिसको हम सॉल्व करेंगे आगे पार्ट के अंदर, तब बताएंगे आपको यहाँ पर कि डिटर्मिनिज्म, यहाँ पर डिटर्मिनिस्टिक जो पूरी अप्रोच है वो यहाँ पर किसके बारे में बात करती है। अगला देखिए क्या बोल रहे हैं, इट प्रोवाइड्स रिच और थिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिनोमेना, तो फिनोमेनोलॉजी लग जाएगी यहाँ से। और इट व्यूज लैंग्वेज सेंट्रल टू कम्युनिकेशन, यानी कि भाषा वगैरह की बात करते हैं, ठीक है। तो जो आपकी एथनोग्राफी वगैरह जो भाषा में आपको जाना है वो सब चीजें जो है यहाँ पर चल रही है, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में कंप्लीट समझ होगी तो आप इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, या फिर केवल अगर आपको इस शब्द का मतलब पता है तो भी आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आगे के लिए ध्यान रखिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तीनों ही क्या है आपके क्वालिटेटिव रिसर्च यानी कि गुणात्मक शोध के आपके ये फीचर्स हैं। लेकिन यहाँ पर हम डिटर्मिनिस्टिक की बात नहीं करने वाले हैं, इसलिए हमारा यहाँ पर सही आंसर क्या होता है, सही आंसर होता है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पर हम देखें अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा इनमें से सही नहीं है रिगार्डिंग मेटा कॉग्निटिव नॉलेज, ठीक है। मेटा कॉग्निटिव नॉलेज यानी कि मेटा संज्ञान ज्ञान या मेटा संज्ञानात्मक ज्ञान के बारे में क्या सही नहीं है, क्या गलत है, क्या इसमें अचूक उत्तर है या कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है, वो आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। पहले आपको ये बताइए, पहले आपको ये मतलब मालूम है या नहीं संज्ञान क्या होता है, ठीक है। अगर आपको संज्ञान क्या होता है इसका मतलब मालूम है तो इस सवाल को सॉल्व करने में आपको काफी ज्यादा आसानी होगी। और मेटा मतलब क्या होता है वो भी अगर आपको मालूम है तो आपको आसानी होगी। अभी देखिए फेसबुक को क्या है, मेटा के नाम से जाने जाता है आजकल, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लिंक कर पाएंगे तो यहाँ बात करते हैं। अब यहाँ देखिए, इट इन्वॉल्व्स कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन, यानी कि आपके इस संज्ञान के बारे में ही क्या करते हैं आप, और संज्ञान करते हैं, ऐसी कुछ बात कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरे में क्या है, इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, यानी कि जो आप चिंतन कर रहे हैं, जो आप विचार कर रहे हैं, उसी के बारे में विचार करना क्या आता है आपके मेटा कॉग्निशन के अंदर आता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। उसी के साथ देखिए, इट प्रिवेंट्स मॉनिटरिंग प्रोग्रेस वाइल प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब यहाँ पर देखिए किसकी बात कर रहे हैं हम, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं वाइल प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या दिया हुआ है हेड में हमको दिया हुआ है यहाँ पर मेटा कॉग्निटिव नॉलेज के बारे में, ठीक है। ये आपके 2021 का एक PYQ है, ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए, पुअर थिंकर्स लैक मेटा कॉग्निटिव स्किल्स। अच्छा, आपको ये तो मालूम पड़ गया ना मेटा कॉग्निटिव क्या होता है, उसी संज्ञान के बारे में आप जो है और विचार कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट भी वही बोल रहा है, ये स्टेटमेंट भी वही बोल रहा है। अब सोचिए, पुअर थिंकर्स जो ऐसे चिंतक हैं या ऐसे जो विचार करते हैं, पुअर थिंकर्स जो प्रॉपरली विचार नहीं कर पा रहे, जो प्रॉपरली सोच नहीं कर पा रहे हैं, वो उनमें क्या रहेगी, उनमें मेटा कॉग्निटिव स्किल्स की कमी रहेगी, और ये बिल्कुल सही बात है।
लेकिन सवाल में हमको क्या पूछा हुआ है, इंटरेस्टिंगली सवाल के अंदर हमको पूछा हुआ है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है रिगार्डिंग मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, इट प्रिवेंट्स मॉनिटरिंग प्रोग्रेस वाइल प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी जब आप किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं, ठीक है, या कोई जब आप जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं, तब आप वहां पर मॉनिटरिंग वगैरह नहीं करते हैं, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पर। अब ये जो आपका शब्द है मेटा या मेटाकॉग्निटिव, इसको पहली बार कब लेके आया गया था, इसको लेके आया गया था आपके 1976 के अंदर फ्लावेल के द्वारा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है आपसे अगली बार पूछ लिया जाए कि मेटाकॉग्निटिव शब्द को पहली बार कब कॉइन किया गया था, या टर्म जीवन में पहली बार कब आया था आपके, तो आप बोलेंगे 1976 में जॉन नाम था शायद उनका, जॉन फ्लेवेल के द्वारा इसको लाया गया था, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर नॉलेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहे हैं, तो जो ऑनगोइंग चीज है वो यहाँ पर आपकी इंक्लूड नहीं की जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये है आपके दिसंबर 2024 का आपका फ्री सवाल, मुफ्त का सवाल है आपका ये, ठीक है। ये आपका फ्री पीवाईक्यू है। अगर आपने इस सवाल को गलत किया है, अगर आपने इस सवाल को गलत किया है, अगर आपने इस सवाल को गलत किया है, तो आपने प्रॉपरली प्रिपरेशन नहीं की है अपनी, आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं चीजों को। और अगर आप अभी भी नहीं सुधरे, अभी भी आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, तो आपके लिए काफी दिक्कत आ जाएगी। क्या पूछ रहे हैं आपसे यहाँ पर, इन पियाजेस या पियागेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेटस अ फुली डेवलप्ड सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट परमिनेंस, यानी कि वस्तु स्थैर्य की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ये आपका एनसीईआरटी से उठाया हुआ सवाल, ठीक है। और आधे लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी से सवाल नहीं आता, 5-5, 10-10 सवाल आए हैं आपके इस बार एनसीईआरटी से। ऑब्जेक्ट परमिनेंस के बारे में, अपीयर एट विच स्टेज, कौन सी स्टेज में ये अपीयर करता है, और कौन सा वाला, अ फुली डेवलप्ड वाला, ठीक है। ओके, ऑप्शन दिया है आपको यहाँ पर सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। अगर आपने वीडियोस पहले से फॉलो किए हुए हैं तो आपको बताया गया है कि आपको ये निमोनिक ध्यान रखना है, इनके अंदर क्या क्या हो रहा है वो भी आपको ध्यान रखना है। अगली बार आपसे पूछेंगे इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है और इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग सेशंस के अंदर। तो ये आपने प्रिपेयर करके रखना है, और इसको जैसे ही आप प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए नंबर स्कोर करना बड़ा ही इजी हो जाएगा। इसका सिंपल सा आपका आंसर है यहाँ पर सेंसरी मोटर स्टेज। और अगर आपका सवाल है कि इसको पढ़ा कहाँ से जाए अच्छे से, तो आप क्या करें, पियागेट के ऊपर एक चैनल के ऊपर काफी लंबी वीडियो, आधे 1 घंटे की वीडियो बनी हुई है, वहां पे फ्री नोट्स भी शेयर किए गए हैं टेलीग्राम के ऊपर। तो उसको जाकर आप देखें, टेलीग्राम से वो नोट्स डाउनलोड कर ले मीडिया सेक्शन में जाकर, या फिर चाहें तो आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, वहां भी आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन एनसीईआरटी से बेहतर आपको ये, अगर आप वो वीडियो देख लेंगे और टेलीग्राम से फ्री नोट्स प्राप्त कर लेंगे, तो पूरा का पूरा कवरेज आपको मिल जाएगा पियागेट के कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, ठीक है। ओके, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 75, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप थिंक, समूह चिंतन की अगेन बात हो रही है। इंक्लूड्स द फॉलोइंग, समूह चिंतन के अंदर क्या क्या आता है, एक्सेप्ट, इनमें से क्या नहीं आता है वो आपसे पूछा है। इनवल्नरेबिलिटी, ठीक है, पहली बात यहाँ पर, यानी कि वल्नरेबल नहीं है, इनवल्नरेबल है। दूसरा है आपका सेल्फ डिसेप्शन, ठीक है, स्वयं को जो है डिसीव करना। फिर आपका आता है लैक ऑफ डिसएग्रीमेंट, आप समूह के जो बाकी लोग हैं उनके साथ चिंतन में आप उनसे एग्री नहीं कर रहे हैं। और लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। तो यहां पर जब हम समूह की बात करेंगे तो वहां पर आपका लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल यहां पर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाता है आपका, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। आप स्वयं पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, स्व नियमन आप प्रॉपर यहाँ नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर आ भी रही है आपको, तो ये आपके ग्रुप थिंक के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। यहाँ पर देखें, अब अगला सवाल ये लिया गया है आपकी यूनिट नंबर 4, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर से, ठीक है। यानी कि आपके व्यवहार के जैविक आधार से इस सवाल को लिया गया है। काफी अच्छा सवाल है आपका यहाँ पर, ठीक है। और इसको समझने के लिए आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और डीप लेवल पे जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सवाल उतना ईजी नहीं है, काफी सारी चीजों को यहाँ पर मिक्स करके इसको बनाया गया है। लेकिन अगर अभी आप यहाँ पर वीआईपी प्रोग्राम का हिस्सा है, तो अभी आपने यहाँ पर जो आपने रिसेंट वीडियो देखी है उसके अंदर सारी की सारी ये चीजें इंक्लूड की गई हैं, तो वहां से आपने देखकर आप इस सवाल को बड़े इजीली यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका यहाँ पर सही आंसर है। अब यहाँ पर देखिए, आपको जो ध्यान देना है वो 3 बातों के ऊपर ध्यान देना है, खास तौर पे 2 बातों पे इस सवाल के अंदर। वो है आपका यहाँ पर देखिए, पहला है प्री सेंट्रल गायरस, यहाँ दिया हुआ है, और दूसरा आपको दिया हुआ है यहाँ पर पोस्ट सेंट्रल गायरस, ठीक है। तो जो आपका प्री सेंट्रल गायरस है वो आपको देखिए कहां पर दिख रहा है, वो आपको दिख रहा है ये वाले लोब के अंदर, यानी कि इसको हम बोलते हैं आपका फ्रंटल लोब। ये जो आपका पोस्ट सेंट्रल वाला है ये कहां दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको पैराइटल लोब के अंदर। और ये एक और काम की चीज है, वो है आपके सुपीरियर टेम्पोरल, इसलिए देखिए पूछा नहीं गया है क्योंकि टेम्पोरल लोब की फंक्शनिंग आपको मालूम होगी। आप यहां समझिएगा,
सवाल को आपके सवाल के अंदर टेम्पोरल के बारे में क्यों नहीं पूछा है, क्योंकि आप उसको एसोसिएट कर पाएंगे कि कहां पर मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको इसके अंदर, ठीक है, ये जो टेम्पोरल लोब है यहाँ मिलेगा। लेकिन आपकी प्री सेंट्रल गायरी कहाँ मिलेगी, वो आपको मिलेगी यहाँ पे फ्रंटल के अंदर। पोस्ट वाली कहाँ मिलेगी आपको मिलेगी यहाँ पैराइटल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ देखिए सवाल को, सवाल क्या पूछ रहा है, प्री सेंट्रल गायरस ये कहाँ पर आता है, ये आता है आपके फ्रंटल लोब के अंदर, ठीक है, सबसे सामने जो आपका फ्रंटल लोब है वहां पर आता है। अब यहाँ पर बताइए फ्रंटल लोब का एरिया या फ्रंटल लोब का काम क्या होता है, सब कॉर्टिकल मोटर एरिया नहीं है, सब कॉर्टिकल नहीं होता। मोटर स्ट्रक्चर इन हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन कहाँ रहता है आपके, ये आपके पीछे तरफ रहता है, ठीक है। हिंड ब्रेन कहाँ रहता है, ये आपके पीछे तरफ रहता है, तो ये भी आपके काम नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आपका जो मोटर एरिया रहता है, ठीक है, जो आपका मोटर एरिया है आपकी बॉडी में, लेकिन कौन सा वाला, आपका कॉर्टिकल मोटर एरिया, उसका संबंध है किससे, आपके उसका संबंध है आपके प्री सेंट्रल गायरस से, ठीक है, कॉर्टिकल मोटर एरिया। अब ये फर्क भी है कॉर्टिकल के अंदर भी, सब कॉर्टिकल के अंदर भी, तो इसलिए आपको जो है डीप लेवल पे पढ़ाई करनी होगी आने वाले सेशंस के लिए, ठीक है। ओके, तो कॉर्टिकल मोटर एरिया कहाँ देखने मिल रहा है आपको, प्री सेंट्रल गायरस में, यहाँ पर ये चीज होगी। उसके बाद अभी आपने देखा एक और चीज के बारे में इस सवाल के अंदर, वो कौन सा था आपका, वो था आपका पोस्ट सेंट्रल गायरस। अब ये कहां पर होता है पोस्ट सेंट्रल वाला, ये होता है आपके पैराइटल लोब के अंदर, ठीक है, ये कहां पर होता है आपके पैराइटल लोब के अंदर। और ये देखिए यहीं से आपका क्या आता है, एक पीवाईक्यू एसोसिएट हुआ है। इसके पहले भी आपको पूछा गया है कि सोमैटोसेंसरी एरिया, ये आप सबको पता है कि सोमैटोसेंसरी एरिया कहां मिलेगा, ठीक है। ये जो सोमैटोसेंसरी एरिया है, आधे बच्चों को मालूम होगा कि ये कहां पर होता है, पैराइटल लोब के अंदर, लेकिन पैराइटल लोब में इनमें से क्या चीज आने वाली है ये कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो समझना है आपने इस बात को, यहाँ पर पैराइटल लोब के अंदर आपको क्या देखने मिलेगी, आपको देखने मिलेगी पोस्ट सेंट्रल गायरस, ठीक है। बीच में आपको सेंट्रल वाली मिली है, सेंट्रल फिशर देखा आपने वहां पर, लेकिन जब हम गायरस गायरी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या है, ये आपका प्री सेंट्रल वाला गिरेगा कहां पर, कॉर्टिकल मोटर एरिया यानी कि फ्रंटल लोब के अंदर। और आपका जो पोस्ट सेंट्रल गायरस है कहां देखने मिलेगा, ये आपको देखने मिलेगा सोमैटोसेंसरी एरिया के पास में, ठीक है। ओके, अब देखिए जैसे आपने इसको मार्क किया सी के साथ 4, आपका काम जो है वो इजी हो गया, ठीक है। लेकिन नहीं, सवाल अभी भी टफ बना हुआ है, क्योंकि देखिए अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हुए हैं, ए के साथ 3 यहाँ भी है, ए के साथ 3 यहाँ भी है, और सी के साथ 4 यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। अभी भी आप फंसे हुए हैं, क्या करेंगे। अब आपको ये ढूंढना है कि बेसल गैंग्लिया क्या होता है। चलिए ये टफ है, आपको नहीं पता होगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ ध्यान देना है आपको, ये जो आपका सेरेबेलम है, सेरेबेलम का काम, सेरेबेलम कहाँ पर होता है, सेरेबेलम जो है आपका सबसे पीछे होता है, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं अनुमस्तिष्क के नाम से। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये आपको दिखाई देगा, यहाँ पर सेरेबेलम दिखाई दिया। ये कौन सा एरिया कहलाता है, ये कहलाता है आपका हिंड ब्रेन वाला एरिया, यानी सबसे पीछे वाला जो एरिया है वो आपका कहलाता है ये हिंड ब्रेन, ठीक है। हम आगे कैसे बढ़ते हैं, हम पैदा हुआ है एक ट्यूब के माध्यम से, यानी हमारा जो ब्रेन है वो हुआ है ट्यूब के माध्यम से। पहले ही आती है हमारे पास हिंड ब्रेन, जहाँ पर काफी सारी चीजें हैं। फिर आती है हमारे पास मिड ब्रेन, जहाँ पे काफी सारी चीजें नहीं, केवल एक चीज है, इसको हम बोलते हैं किस नाम से, हम बोलते हैं मीसेनसेफ्लॉन के नाम से। उसके ऊपर क्या आता है आपका, उसके ऊपर आता है आपका यहाँ पर हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन। इसके अंदर भी आपको काफी सारी चीजें पढ़ दी हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दो डिवीजन आएंगे, टेलिनसेफ्लॉन, डाइनसेफ्लॉन, यहाँ पे आएंगे आपके माइलिनसेफ्लॉन, मेटेनसेफ्लॉन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है आपके हिंड ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो सेरेबेलम कहाँ कनेक्ट होगा आपके मोटर स्ट्रक्चर इन हिंड ब्रेन, ठीक है। ये क्या है, एक पेशीय स्ट्रक्चर या पेशीय संरचना है। क्यों, क्योंकि सेरेबेलम का काम क्या है, आपके बॉडी में जो आपके कोऑर्डिनेशन मूवमेंट्स हैं वो सब है, वो सब आपको करने के लिए ये मदद करता है, ठीक है। तो इस यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, डी के साथ सेकंड जैसे ही आपने मैच किया आपको आंसर मिल जाएगा। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर। अभी आपने ध्यान देना है यहाँ पर बेसल गैंग्लिया क्या है, बेसल गैंग्लिया जो है आपका वो क्या है, वो है आपका सब कॉर्टिकल मोटर एरिया। अब इस बेसल गैंग्लिया के अंदर भी काफी सारी चीजें हैं, इसका संबंध आपके एमिगडाला से कैसे है और कौन से एरिया से कहाँ संबंध है, वो सब भी हम देखेंगे। वो जो आप देखेंगे प्रोग्राम के अंदर, वहां आपको ये मिल जाएगी सारी की सारी चीजें, पूरा A to Z कवरेज आपका वहां से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला सवाल आपका अगेन यूनिट नंबर 4 से चल रहा है। कौन सी ऑर्डर में पूछा है आपसे, डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा हुआ है, ठीक है। डिसेंडिंग यानी कि ऊपर से नीचे, या फिर देखते हैं क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग ह्यूमन स्पाइनल कॉलम्स, यानी कि किसकी बात हो रही है यहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड की बात हो रही है। आपके जो कॉलम है उनको करेक्ट सीक्वेंस में इन डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि गिरते हुए क्रम में जमाना है। थोरसेक, कोसिगियाल, सेक्राल, सर्वाइकल एंड लुम्बार, ठीक है। असेंडिंग अगर लिखा होता है इसका मतलब होता नीचे से ऊपर, और डिसेंडिंग मतलब ऊपर से नीचे बोल रहे हैं। ये देखिए क्या है, सिंपली आपका अगेन एक और पीवाईक्यू रिपीटिशन है, कई बार आपको बताया हुआ है, ये आपको सवाल आएगा। सेम सवाल आपका जून 23 में भी आया हुआ है, ठीक है। तो जिस बच्चे ने समझ लिया कि यस पीवाईक्यू रिपीट हो रहा है, ऐसे रिपीट होगा, तो उन्होंने कर लिया सही। और जो लोग नहीं पढ़ पाए, वो नहीं समझ पाए और वो नहीं कर पाए क्लियर एग्जाम, ठीक है।
तो जून 23 में रिपीट हुआ था, इसके पहले एक बार और रिपीट हो चुका है 16 के पेपर के अंदर, और यहाँ पे आपको ध्यान देना है अब ये रिपीट हुआ है आपके दिसंबर 24 सेशन के अंदर भी, ठीक है। हो सकता है एक बार फिर से रिपीट हो जाए। अब आपसे पूछेंगे कौन से ऑर्डर में, ऊपर से नीचे पूछेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखते हैं इसका सिंपल सा निमोनिक आपको बताया हुआ है, वो क्या है, CTLS। इतना भी अगर आपको याद होता तो इसको आप सही सही मार्क कर लेते। पहला आपका आएगा सर्वाइकल, फिर टी देखिए कहाँ दिया है, ए में, यानी डी ए कहाँ दिया हुआ है, डी ए दिया हुआ है केवल एक ऑप्शन में, और यहां से आपका आंसर जो है सही बन जाएगा, ठीक है। इसको आप जो है आराम से यहाँ पर फोड़ लेंगे। उसके बाद देखिए क्या है, एल से आपका लुम्बार रीजन है, और उसके बाद क्या है आपका एस से आपका सेक्राल रीजन है, और उसके बाद सबसे अंत में आने वाला है वो है आपका कॉसिगियाल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं आपके ब्रेन की, ठीक है। ये क्या है, ये आपका ब्रेन है, और ये क्या है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है आपकी, ये क्या कंज्यूम, नॉट कंज्यूम, ये क्या बनाती है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं आपका CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अलावे जो भी चीजें आपके जीवन में आएंगी, आपके बॉडी में, आपके शरीर में है, वो सब क्या बना रही है यहाँ पर, वो सब बनाती है आपका PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्पाइनल कॉलम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड जो है आपकी, उसके अंदर एक कॉलम है जिसके अंदर आपके इतने सारे डिविजन यहाँ पर किए हुए हैं, ठीक है। ओके, उसी के साथ आपको ध्यान रखना है आपके शरीर के अंदर दो प्रकार की नर्व्स होती हैं, दो प्रकार की नर्व्स या आप नसेस को कहना चाहें। हम बात करें आपकी जो है क्रेनियल नर्व्स, और आपकी कौन सी आती है, आपकी आती है स्पाइनल वाली, ठीक है। तो स्पाइनल नर्व्स है आपकी कितनी है, वो है आपकी 31, यहां से निकलती है 31, यहां से निकलती है 31, ठीक है। वो पूरा डिटेल लेक्चर भी अगर आप देखना चाहें तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर। और ये आपका जो 31 वाला पेयर है, कुल मिला के कितनी हो जाएंगी, 31 इंटू 2 यानी कि 62 हो जाएंगे टोटल, ठीक है, लेफ्ट साइड से राइट साइड से। एंड जो आपकी क्रेनियल होती है वो भी आपको पूछी गई है, और इसमें सबसे लंबी कौन सी है, वो है आपकी वी नर्व, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे अगले सेशन के लिए। एंड यहाँ पे जो सही आंसर है आपका वो कौन सा है, सही आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 DAECB। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 78। ये भी आपका एक PYQ रिपीटेशन है, सेम टू सेम एज इट इज पूछा हुआ है आपको, ठीक है। जून में भी आया था, दिसंबर में भी आया है, और आगे भी आता रहेगा। विच कोरिलेशन यानी कौन सा सहसंबंध प्रोवाइड करता है अ मेजर ऑफ द रिलेशन, यानी कि एक मेजर या एक माप संबंधों के बीच में किसके, अ कंटिन्यूअस वेरिएबल, एक जो है आपका CV है कंटिन्यूअस वेरिएबल, एंड टू कैटेगोरिकल और डाइकोटोमस वेरिएबल, ठीक है। एक कंटिन्यूअस रहेगा, और यहाँ पे आपको कितने बोले हुए हैं, दो कैटेगोरिकल बोले हैं, या डाइकोटोमस, डाइकोटोमस यानी कि हाँ नहीं हाँ नहीं, ठीक है, उसकी बात हो रही है चर की। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये नहीं होगा, पार्शियल कोरिलेशन ये भी नहीं होगा, केवल एक ऑप्शन आपका सुटेबल है, वो है आपका पॉइंट बाय सीरियल, और ये आपको सेम टू सेम एज इट इज पूछा हुआ है इसके पहले भी, ठीक है। यहाँ पर हम फाइव कोएफिशिएंट की भी बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है, इसकी बात भी हम नहीं करेंगे। सही आंसर क्या है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन, ये आपका लिया है यूनिट नंबर 2 से। ये आपका इजी सवाल है जिन्होंने PYQ लगाया हुआ है उनके लिए, और डिफिकल्ट सवाल है जिन्होंने PYQ नहीं लगाया हुआ है उनके लिए। और देखिए जो PYQ लगाते हैं वो छोड़ते नहीं है इस प्रकार के सवाल। अब यहाँ पर देखें अगला सवाल आपको पूछा हुआ है, सेम टू सेम रिपीट आपके 2019 और 20 वाले सेशन से, ऐसा ही बॉक्स, ऐसा ही सेम कंसेप्ट आपको पूछा हुआ है। चार प्रकार की थ्योरी, चार प्रकार के सिद्धांत आपको पूछे हुए हैं यहाँ पर। पहला है आपके सामने यहाँ पर रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, दूसरा है आपके सामने सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, तीसरा आपके सामने कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस है, और चौथा है आपके सामने रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी। यानी कि आपका कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस जो है ये आपको पूछा हुआ है, इसके पहले आपको बताया भी हुआ था कि आपको अगर दो ग्रुपों के बीच में क्या करना है, आपको प्रेजुडिस को, यानी कि जो आपका दिक्कतें चल रही हैं, नेगेटिव इफेक्ट चल रहा है, ठीक है, या जो उनके बीच जो है समान चीजें नहीं चल रही हैं, भेदभाव की स्थिति बनी हुई है, ठीक है, भेदभाव नहीं कहेंगे बट जो स्टीरियोटाइप, जो प्रेजुडिस है, उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, कम कर सकते हैं केवल हम एक इसी परिकल्पना से, जिसको हम कहते हैं कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस, यानी कि संपर्क परिकल्पना, ठीक है। ये आपकी संपर्क परिकल्पना है। क्या कर देंगे, ये दो एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है, इन दोनों के बीच क्या चल रही है, टेंशन चल रही है, तो आप क्या करेंगे, इनको आसपास में बिठा देंगे, यानी कि एक कमरे में क्या करें आप, ये एक दुश्मन है, ये गब्बर सिंह है, और यहाँ पर ये ठाकुर है, क्या कर दें, इनको एक कमरे में बंद कर दें, और दोनों क्या निकल के आएंगे, दोस्त निकल कर आएंगे। यही सेम बात हो रही है आपकी सी ऑप्शन में, कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस के अंदर। द थ्योरी एक ऐसा सिद्धांत दैट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन, है ना, उनका डायरेक्ट अगर हम संपर्क करा दें बिटवीन हॉस्टाइल ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप्स जो एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं, विल रिड्यूस, क्या कम कर देगी, प्रेजुडिस अंडर सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। ओके, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। अगला आपका जो है PYQ रिपीट, वो है आपके
रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, यानी कि वास्तविक जो आपका द्वंद है सिद्धांत, ठीक है। वास्तविक द्वंद का सिद्धांत क्या बोलता है कि जो आपके स्टीरियोटाइप्स एंड प्रेजुडिस हैं वो कैसे आ रहे हैं, वो आ रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। क्यों द्वंद हो रहा है? अभी देखिए कोरोना में क्या हुआ, कोरोना में आपकी जो गैस थी, ठीक है, सिलेंडर हो सकता है आपका, या फिर जो इंजेक्शन थे या जो वैक्सीन थी, उसके पीछे लड़ाइयां हो रही है, मारामारी हो रही है। क्यों क्यों इसमें नकारात्मक चीजें आ गई, स्टीरियोटाइप प्रेजुडिस क्यों अराइज हो गया यहाँ पर? क्योंकि कन्फ्लिक्ट था ओवर लिमिटेड रिसोर्स, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास जो आपका स्रोत है वो कम है तो क्या होंगी? लड़ाइयां होंगी, ठीक है। आप देखा होगा आपने घर के आसपास में नल सुबह जो है 8 बजे आएगा तो यहाँ पर क्या होता है, मटका लेकर अपनी जो है यहाँ पर लड़ाइयां हो जाती है। क्यों? कि इसको पानी भरने नहीं देंगे, इसको ऐसा होगा, इसको वैसा होगा। क्यों? यहाँ पर काम क्या कर रहा है मुजफ्फर शरीफ का आपका रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, जिसके अंदर हम सुपर ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट, पता नहीं कौन कौन से गोल्स की बात करते हैं, वो सब हमने कवर किया हुआ है लेक्चर के अंदर। अगला देखें आप यहाँ पर, अगला क्या बोल रहे हैं आपसे? आपसे बोल रहे हैं सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, यानी कि सामाजिक पहचान सिद्धांत, जो किसके द्वारा दी गई है आपको? आपको दी गई है ताजफेल एंड टर्नर के द्वारा, ठीक है। वह ताजफेल एंड टर्नर के द्वारा आपको दी गई है। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी जो क्या बोलती है, एक ऐसा सिद्धांत दैट पीपल फेवर इन ग्रुप ओवर आउट ग्रुप इन ऑर्डर टू एनहेंस सेल्फ एस्टीम, यानी कि आप अपने ग्रुप वालों को ज्यादा सपोर्ट करेंगे एज कंपेयर टू आप जो है दूसरे ग्रुप वालों को, ठीक है। मतलब मान के चलिए यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे भी कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका सब्जेक्ट ये है, इसका भी ये है और इसका वाले का ये सब्जेक्ट है, ठीक है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आप जो है किससे बात करना पसंद करेंगे? आप इससे बात करना पसंद करेंगे बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और यही बात कौन कर रहा है? ये बात कर रहा है आपकी सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, ठीक है। आप पॉलिटिकल वाले के पास या सोशियोलॉजी के पास या ज्योग्राफी के पास या इंग्लिश के पास या हिंदी के पास या एक्सेट्रा किसी के पास भी आप नहीं जाएंगे एज कंपेयर टू आपका ये वाला, ठीक है। सेम ऐसी ही सिचुएशन होती है कहां पर? जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, कहीं पर जाते हैं, तो जो आपके फील्ड के या जो आपके एरिया के या जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं, उनसे आप पहले संपर्क में आते हैं, उनसे आप पहले फेवर करते हैं। वही यहाँ पर बात हो रही है, फेवर इन ग्रुप ओवर आउट ग्रुप, ठीक है। दूसरे समूह के बजाय आप जो है अपना यहाँ पर फेवरेट समूह को आप जो है पहले प्रेफरेंस देंगे। और उसके बाद हमारे पास बच जाता है, तो आई होप आप मार्क कर रहे होंगे, ए के साथ आप मार्क करिए यहाँ पर सेकंड को, बी के साथ मार्क करिए आप यहाँ पर थर्ड को, और सी के साथ मार्क करिए आप यहाँ पर फोर्थ को। अब क्या बच गया आपके पास? बच गया आपके पास रिलेटिव डेरिवेशन थ्योरी। ये भी आपको पहले पूछा हुआ है। यहाँ पे सही आंसर क्या है आपका? वन, फीलिंग ऑफ डिसकंटेंट अराउज्ड बाय द बिलीव दैट वन फेयर्स पुअरली कंपेयर्ड, वन फील्स होना चाहिए वैसे तो, वन फील्स पुअरली कंपेयर्ड विद अदर्स या वन फेयर्स पुअरली कंपेयर्ड विद अदर्स, यानी कि आपको जो है तुलनात्मक रूप से आप जो है सोच रहे हैं कि मैं भी जो हूँ गरीब हूँ, इस प्रकार से जो आपको फीलिंग आ रही है डिसकंटेंट की, जीवन में नाखुशी हो गई है आपके, वो सब चीजें जो हो रही हैं किस वजह से हो रही है? वो हो रही है आपकी रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी की वजह से। और यहाँ पर देखिए, अब ऐसे सवाल अगर पूछेंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है आपका कट ऑफ जो है हाई जाएगा, ठीक है। इस सवाल को कौन गलत कर सकता है? आ टेंडेंसी इन विच विजुअल एलिमेंट्स विच आर क्लोजर इन टाइम एंड स्पेस, ठीक है, निकट है कैसे? टाइम में, समय में और स्पेस में, आर ग्रुप्ड टुगेदर इज कॉल्ड, क्या उनको हम बोलते हैं? सिमिलैरिटी, क्लोजर, कॉमन फिट, प्रॉक्सिमिटी। सही आंसर है आपका यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी, इसको आप मार्क करें, आगे बढ़े, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, एनसीईआरटी में जाके कुछ आपके 4-5 कॉमन कंसेप्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, उनको आप पढ़ें और इस प्रकार के सवाल को आप बड़े आसानी से हल कर पाएंगे। इसी के साथ हमारा आज का जो दिसंबर 24 का जो पार्ट है, लेक्चर नंबर 3 है, वो यहाँ पे संपूर्ण होता है। अगर आपने इसके पहले के 2 पार्ट नंबर 2 के अंदर जहां हमने डिस्कस किया था कि आपको कान में गंभीर बीमारी हो सकती है, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो, और उसी के साथ साथ पार्ट नंबर 1 को अगर आपने नहीं देखा है, मिस कर दिया है, तो जून या दिसंबर एग्जाम के पूर्व इसको आप मिस बिल्कुल भी ना करें। इसी के साथ मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जब हमारे ब्रेन का जब हमारे ब्रेन का जब हमारे मस्तिष्क का विकास हो रहा था, होने के पूर्व क्या चीजें थी, उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले आपको दिखती है इस प्रकार की आकृति, जिसको हम जानते हैं आज हिंड ब्रेन के नाम से, मिड ब्रेन के नाम से और फोर ब्रेन के नाम से।
सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जिस चीज में जहां पर हुआ है वो कौन सा भाग है, वो है आपका यहाँ पर अग्र वाला मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन। ठीक है, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जो जहां पर हुआ है वो हुआ है आपके फोर ब्रेन वाले एरिया के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे आपका हिंड ब्रेन डेवलप हुआ है, और सबसे कम जहां आपको देखने मिलेगा वो है आपका यहाँ पर मिड ब्रेन यानी कि मध्य वाला मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर हमको 5 प्रकार के प्रमुख डिविजन्स देखने को मिलते हैं, जो कुछ आपको दिखते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा। ठीक है, इस प्रकार की आकृति। सबसे नीचे जो आएगा वो कौन सा रहेगा, सिमिलर आपका यहाँ पर हिंड ब्रेन। उसके ऊपर जो रहेगा वो कौन सा है, वो आपका मिड ब्रेन, और उसके ऊपर जो रहेगा आपका यहाँ पर वो रहेगा आपका फोर ब्रेन। आपको इस आकृति से मतलब नहीं है, लेकिन आपको जो ध्यान देना है वो इस बात पर कि फोर ब्रेन से आपकी दो चीजें निकलती हैं। पहली जो निकलती है वो क्या है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो, ताकि आपको एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, पहली जो निकलती है वो क्या है, वो है आपकी टेलिनसेफ्लॉन, और दूसरी जो निकल रही है आपकी वो कौन सी है, वो है आपकी यहाँ पर डाइनसेफ्लॉन। ठीक है, तो सवाल अगर आपसे पूछेगा कि टेलिनसेफ्लॉन डाइनसेफ्लॉन कहाँ से निकले हुए हैं या किसकी वजह से पार्ट है यहाँ पर, तो आप क्या बोलेंगे, वो है आपके फोर ब्रेन का पार्ट। ठीक है, उसके बाद जो अगला भाग है वो है आपका मिड ब्रेन। एज इट इज चलेगा, वहां पे कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मीजेनसेफ्लॉन। ठीक है, अभी आपको यहाँ ध्यान ध्यान देना है सेफ्लॉन वर्ड के ऊपर। जहां भी आपको देखेंगे सेफ्लॉन आएगा, जहां भी सेफ सेफ इस प्रकार से आएगा, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, वहां पर हमारे ब्रेन की बात कर रहे हैं, वहां पर हम मस्तिष्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, जहां भी सेफ्लॉन आएगा वहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्रेन के एरिया की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, मीजेनसेफ्लॉन हो गया। उसके बाद जो एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, अब जो आपका इसके नीचे आने वाला है वो कौन सा है, हिंड ब्रेन के अंदर आप क्या ध्यान रखेंगे, आप ध्यान रखेंगे मेटिनसेफ्लॉन और माइलिनसेफ्लॉन। ठीक है, माइलिनसेफ्लॉन, तो ये नाम ध्यान रखना है आपको। टेलिनसेफ्लॉन आपको दे देगा जमाने के लिए असेंडिंग में एंड डिसेंडिंग में, तो आपको बनना चाहिए। सबसे आगे से शुरुआत करेंगे तो आप ध्यान रखें टी डी एम एम एम। ठीक है, ये आप ध्यान रखें, कभी नहीं भूलिएगा आप टी डी एम एम एम, यानी कि सबसे पहले क्या आने वाला है, सबसे पहले आएगा आपका टेलिनसेफ्लॉन, उसके बाद आएगा आपका डाइनसेफ्लॉन, फिर आएगा आपका मीजेनसेफ्लॉन, फिर आएगा आपका मेटेनसेफ्लॉन, और फिर आएगा आपका यहाँ पर माइलिनसेफ्लॉन। अब यहाँ पर देखिए आपको समस्या क्या आएगी, समस्या आपको यहाँ पर ये आएगी कि चलिए ये दो तो आपने याद कर लिए, ये आसान है याद करना, लेकिन अगर मान के चलिए कि अगर आपको जमाने के लिए देता है तो आप कैसे जमाएंगे, मीजेनसेफ्लॉन, मेटेनसेफ्लॉन, माइलिनसेफ्लॉन, इनको याद करने की एक टेक्निक, एक तरकीब, एक चीज सीखें। ये है आपका मीजेनसेफ्लॉन के लिए, ये है आपके मेटेनसेफ्लॉन के लिए, और ये है आपके माइलिनसेफ्लॉन के लिए। ध्यान देना है आपको, एम 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 ये कॉमन चल रहा है। ठीक है, अब मिड ब्रेन को आपको ध्यान रह जाएगा, चलिए मीजेनसेफ्लॉन पहले आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रह जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो देखा गया है, पाया गया है, वो आपको मिलेगा मेटिनसेफ्लॉन के बीच में और माइलिनसेफ्लॉन के बीच में। ठीक है, तो इसके लिए आपको जाना है अपने पुराने एक्सपीरियंसेस के ऊपर, अपने लिव्ड एक्सपीरियंसेस के ऊपर। शुरुआत करते हैं फेनोमेनोलॉजी की, यूनिट नंबर 2 नहीं, लेकिन देखिए कभी अगर आपने डिक्शनरी खोली हो, तो उसमें आप कैसे शब्द ढूंढेंगे, आपको बताइए डिक्शनरी में आपको पहला वर्ड कौन सा मिलेगा, पहले आपको ये मिलेगा या पहले आपको ये मिलेगा, सोचिए केवल आप क्या करते हैं, सबसे पहले डिक्शनरी में ढूंढते हैं एम शब्द को। ठीक है, आप एम वाले ब्रैकेट में जाएंगे, एम वाले में चले गए, चलिए ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे एम ई ढूंढेंगे या एम वाई, पहले क्या आएगा, शब्द जो अरेंज हुए हैं पहले क्या आएगा, पहले आएगा एम ई, और यहीं पे आपका काम खत्म, यहीं पे आपकी सारी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी कि पहले मेटेन आएगा या पहले माइलिन आएगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखें। मीजेनसेफ्लॉन देखिए याद रह जाएगा आपको, मिड ब्रेन है, और मेटेनसेफ्लॉन आपको जो है ध्यान रह जाएगा क्योंकि डिक्शनरी में पहले आएगा, और अगर इसको भी देखें तो डिक्शनरी में पहले आपका यही आएगा। ठीक है, अगला अगर मान के चलिए इन दोनों में कंफ्यूजन है कि मीजेनसेफ्लॉन पहले आया है मेटेनसेफ्लॉन, तो क्या करें, एम ई देखिए सेम है यहाँ पर, फिर क्या ढूंढेंगे आप ढूंढेंगे एम ई एस, पहले आपको ये मिलेगा, उसके बाद आपको डिक्शनरी में ये मिलेगा, उसके बाद अंत में जाके आपको डिक्शनरी में ये मिलेगा। तो बनाने वाले को शायद पता नहीं था कि एक ना एक दिन कोई डिकोड कर लेगा, यानी कि आप लोगों ने इसको डिकोड कर लिया है, तो इसको आप याद रखें, इसको आप भूलें ना कभी भी। और जो है आप यहाँ पर अगर आपको ये याद है, ठीक है, अगर आपको ये याद है तो आपको ये भी याद रहना चाहिए। ठीक है, टेलिनसेफ्लॉन, डाइनसेफ्लॉन, मीजेनसेफ्लॉन, मेटेनसेफ्लॉन एंड माइलिनसेफ्लॉन, ये दोनों जो है आपके वो किसका भाग है, वो आपके हिंड ब्रेन का भाग है। ये सिंगल बेचारा अकेला आपके मिड ब्रेन का भाग है, और ये दोनों किसके भाग हैं, ये दोनों आपके फोर ब्रेन के भाग हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।